ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी जो है हम लोग जो पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग तथा मांग का नियम चैप्टर नंबर 3, उसका ये अगला वीडियो आ गया आपके पास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंधित वस्तुओं के बारे में। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है? स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरा कौन सा होता है? पूरक वस्तुएं। इस वाले वीडियो में हम लोग इन दोनों वस्तुओं पे पूरी तरह से मांग के नियम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इन पे जो मांग का प्रभाव होता है वो कैसा प्रभाव होता है? आड़ी या तिरछा प्रभाव। ठीक है, आड़ी या तिरछा प्रभाव, जिसे वो कीमत प्रभाव कहते हैं, आड़ी या तिरछा कीमत प्रभाव, उसको हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चैनल पे पहली बार है, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बता देंगे कि क्या क्या खराबी है, हमें क्या अगले बार में आपको क्या बताना है, क्या सुधार करना है, ये भी बता देंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको पढ़ाना बहुत पसंद आता है तो अच्छे भी कमेंट करेंगे, दूसरों को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले चैनल के बारे में। और आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके कोई भी डाउट्स पूछना है तो आपको इंस्टाग्राम पे ज्ञान आश्रम को फॉलो कर लेना। वहां पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सबसे पहले रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर दिया है, जिस पर आप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आपको इस चैनल पे जो भी चीजें होती हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको इस चैनल के जो भी क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसके बारे में भी सारे के सारे नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप ज्ञान आश्रम के टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स जो होता है केवल चैनल पे जाता है, बाकी सारे चीज व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे जाता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? संबंधित वस्तुएं। जब हम संबंधित वस्तुओं की बात करते हैं तो यहां पर आपको बोर्ड पे केवल डायग्राम दिख रहा है, यहाँ सब जगह डायग्राम है, टोटल 6 डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इससे तो क्लियर नहीं होगा, इसलिए हालांकि हमने इसके बारे में पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन हम भी इसको स्टार्ट करें तो फिर से समझेंगे। पहली बात समझते हैं कि संबंधित वस्तुएं क्या होता है। संबंधित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होती हैं। जैसे मान लीजिए एक्स नाम की कोई वस्तु है, वाई नाम की वस्तु है, ये अगर एक दूसरे से किसी भी तरीके से संबंध रखती है तो उन सारी वस्तुओं को क्या कहेंगे? संबंधित वस्तु कहेंगे। इस प्रकार से जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या? स्थानापन्न वस्तु है जो यहाँ पर है। ठीक है, पहला स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न वस्तुएं जिसको प्रतियोगी वस्तुएं भी कहते हैं, जिसे प्रतियोगी वस्तुएं भी कहते हैं। ये कैसी वस्तुएं होती हैं? ये एक दूसरे की जगह पे प्रयोग होने वाली वस्तुएं। जैसे क्या है, अगर चाय और कॉफी का हम बार बार एग्जांपल लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि चाय अगर आपको प्रयोग करना है तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर चाय नहीं मिलता तो आप कॉफी भी पी के काम चला सकते हैं। अगर आप कॉफी पीते हैं, अगर कॉफी बाई चांस नहीं मिलता तो आप चाय पी के भी काम चला सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के स्थानापन्न है, इसलिए ये पहला संबंधित वस्तु है। दूसरा पूरक वस्तु है। पूरक वस्तुएं वो वस्तु होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर आवश्यकता को, यानी एक विशेष आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल कैसा? पूरक वस्तु है। क्यों? क्योंकि अगर कार है और उसमें पेट्रोल नहीं है तो कार काम नहीं करेगा, और अगर केवल पेट्रोल है तो उसको तो अपने अंदर डाल के नहीं दौड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, पेट्रोल अगर केवल है तो पेट्रोल भी काम नहीं करेगा, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? व्हीकल्स चाहिए, यानी कार की जरूरत पड़ता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से दो वस्तुएं आपके सामने मौजूद है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे मांग के बारे में, क्योंकि हम लोग का चैप्टर क्या है? मांग के नियम। तो इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में मांग का नियम किस तरीके से फॉलो होता है, किस तरीके से लागू होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम जो बना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं चाय की मांग लिखा है, यहाँ पे कॉफी की कीमत है। तो हमने हालांकि पहले भी इस चीज को बताया, लेकिन अब डायग्राम में समझना है। क्या समझना है? अगर बताइए, अगर कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय के मांग के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कॉफी की कीमत बढ़ेगी, याद रखिएगा किसकी कीमत बढ़ा रहे हैं? पहली वस्तु एक्स वस्तु की, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। तो पी वाई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डीएक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? यही समझना है, डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है, और प्राइस ऑफ वाई। इस प्रकार से आपको समझना है। अगर आप देखेंगे कि यहां पर कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको हमने हर बार बताया कि जिस भी चीज की कीमत बढ़ती है उसका डिमांड कम होता है। ये बात सीधी सी बात है, ये नॉर्मल सा एक रूल है, मांग का लगता ही लगता है। तो अगर ये वाई का कीमत बढ़ेगा तो वाई का डिमांड क्या होगा? कम होगा। ये तो सीधी वाई का डिमांड कम होगा। किसका डिमांड कम होगा? वाई का होगा, क्योंकि वाई की कीमत बढ़ी है। लेकिन अगर कॉफी पीने वाला बंदा है, डिमांड कम करेगा तो कुछ तो उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो भागेगा चाय की तरफ। ये इसको सस्ता पड़ेगा तो ये इसके तरफ भागेगा, यानी इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। बात क्लियर है? तो अगर हमारा ये पहला मतलब एक इनिशियल पॉइंट हो गया, आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है? पी। जब कॉफी की कीमत पी थी और
चाय का डिमांड क्यू था, ठीक है, कॉफी की कीमत पी थी और चाय का डिमांड क्यू था। अब क्या है, कॉफी की कीमत बढ़ गई। अब क्या है, कॉफी की कीमत बढ़ गई। बात क्लियर है? तो चाय का डिमांड क्या होगा, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉफी की कीमत बढ़ के P1 हो गया तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं Q1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये बात क्लियर है? हमने यहां पे भी आपको समझाया कि जैसे ही कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय का डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर कॉफी की कीमत घट जाए, क्या होगा, अगर कॉफी की कीमत घट जाए यानी Py जो है वो अगर घट जाता है तो क्या होना है, dx पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, Py अगर घटेगा तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। y जो कमोडिटी है उसका क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा ना। ये बात तो एकदम समझ में आ रहा है। जैसे ही y का कीमत घटेगा उसका डिमांड बढ़ेगा, यही तो मांग का नियम है। लेकिन डिमांड बढ़ेगा तो कहां से वो डिमांड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां से चाय वाले लोग प्रतिस्थापित होकर चले जाएंगे कॉफी की तरफ। तो यानी चाय का डिमांड क्या होगा, चाय का डिमांड घट जाएगा। कॉफी की कीमत घटने से क्या होगा, चाय का डिमांड घट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कॉफी की कीमत P2 तक आ गई तो चाय का डिमांड क्या होगा, Q2 तक आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया आपको? ये हो गया आपका कौन सा, स्थानापन्न वस्तु में जो है आपका मांग का नियम लग रहा है। ये कैसा प्रभाव है, इसी को आड़ी या तिरछा प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे उसको फिर से हम समझेंगे। बात क्लियर है? इसके बाद आप देख रहे हैं इसका क्या होता है, हमारा पूरक वस्तु है। पूरक वस्तुएं क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ साथ जरूरी है। ठीक है, अगर हमें एक पर्टिकुलर आवश्यकता को पूरा करना है तो दो वस्तु साथ साथ जब जरूरी होती हैं तो उनको ही पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे ये मार्कर अकेला कुछ नहीं है, अगर इसके अंदर इंक ना हो तो इसकी क्या अहमियत है, कुछ नहीं है। तो यही बात है, तो ये क्या है, मार्कर और इंक क्या है, दोनों के दोनों पूरक वस्तु हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं लेकिन किसकी, पेट्रोल का और कार का, इन दोनों के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कार की कीमत रखें और यहाँ पे पेट्रोल का मांग रखें। तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया, क्या, P और Q। तो इस कंडीशन में जो है हमारा, हम कार के जो है, कार को Py मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, पेट्रोल को dx, उसके डिमांड को हम क्या करेंगे, dx समझ लेते हैं। अब यहां पर समझिए, प्रारंभिक बिंदु पे इसका कीमत P था तो पेट्रोल का डिमांड Q था। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सबको अच्छे तरीके से? अच्छा, ये वाला लाइन कौन सा, डिमांड लाइन है, ये भी आपका डिमांड लाइन है, इसलिए D लिख देते हैं। बात क्लियर है, दोनों साइड D लिख देते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये प्रारंभिक बिंदु P है और इसका मांग Q है। अब कॉमन सेंस सोचिएगा, आप अपने से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप सोचिएगा यहां पर, अगर कार की कीमत बढ़ेगी, कार की कीमत बढ़ेगी, आपको पता है नियम, मांग का नियम आपको हमने पहले बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया, अगर कार की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कार का डिमांड घटेगा ना। किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, उसका डिमांड घट जाएगा। अगर कार की कीमत बढ़ती है यानी Py बढ़ती है तो dy, क्या, dy घटेगी। और जब dy घट जाएगी यानी डिमांड जब कार का ही कम हो जाएगा, यानी कार अगर मार्केट में कम रहेगा तो क्या होगा, पेट्रोल का भी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगा कि नहीं। पेट्रोल किस लिए लोग खरीदेंगे, बात क्लियर है? तो जैसे ही क्या होगा, कार का डिमांड भी घटेगा, यानी इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड घटेगा, तो इसका भी डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, dx क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आया? पहला कंडीशन, क्यों, इसका जैसे ही प्राइस बढ़ेगा इसका डिमांड घटेगा, तो इसका डिमांड जब घटेगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का भी घट जाना ही है। ठीक है, और उल्टा, जब इसका प्राइस घट जाएगा, जब इसका प्राइस घट जाएगा तो इसका डिमांड क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। Py जब घटेगा तो Px जो dy जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब Py घटेगा तो dy बढ़ेगा, तो dy बढ़ेगा तो हमारा dx भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या संबंधित हैं पूरी तरह से, मतलब एक समान रूप से काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जैसे ही ये घटेगा तो हमारा क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, कौन सा, dx भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जब कार का डिमांड बढ़ने लगा है तो पेट्रोल का भी डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ये बात हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अब इसको हम यहां पर समझाते हैं। अगर मान लीजिए कार का कीमत बढ़ गया, कार का कीमत बढ़ गया, आपका P1 तक चला गया, तो मांग जो है इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसका, पेट्रोल का मांग जो है घट जाएगा। ठीक है, और कार का कीमत, अगर कार का कीमत जो है आपका, कार का कीमत अगर घट के कहां आ गया, P2 तक आ गया, तो इसका डिमांड जो है, पेट्रोल का डिमांड कहां हो जाएगा, Q2 तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहां पर यही चीज जो है हम यहां पर अलग तरीके से आपको समझाएं। देखिए, आड़े या तिरछी प्रभाव वो कहलाता है जब संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से पहली वस्तु का क्या होता है, डिमांड बढ़ता है या घटता है, उसका मूल्य स्थिर रहता है।
उसका मूल्य स्थिर रहता है, लेकिन संबंधित वाला परिवर्तित हो रहा है उसका मूल्य, तो इसके डिमांड में ऑटोमेटिकली बदलाव हो रहा है। जैसे यहां पर हम जैसे देख लें तो यहां पर चाय की कीमत और चाय की मांग है, यहां पर चाय की कीमत और चाय की मांग है, कीमत यही रहेगा, कीमत यही रहेगा, लेकिन कॉफी का कीमत बदल जाने से इसका जो है डिमांड लाइन वो शिफ्ट होगा, बदलेगा। कैसे बदलेगा? या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, वो किस हिसाब से चलता है, तो संबंधित वस्तु के कीमत के हिसाब से, जैसे यहां पर हमने ये बनाया। अब इसके जरिए ये दोनों बहुत आराम से आपको समझ में आने वाला है। हम बात करते हैं क्या, स्थानापन्न वस्तुओं में कीमत परिवर्तन का प्रभाव। स्थानापन्न वस्तु मतलब यहां पर हमने एक वस्तु चाय माना है, ठीक है, यहां पर x हो जाएगा, यहां पर y हो जाएगा, यहां पर y हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा, ये सब आप लोग लिखिएगा हमेशा, ठीक है, बात क्लियर है। अगर हमने स्थानापन्न वस्तु क्या माना है, यहां पर एक वस्तु चाय माना है, तो दूसरा आप कॉफी को सोच लेंगे मन में कि कॉफी की कीमत परिवर्तन से इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए अगर हमारा क्या होगा, कॉफी की कीमत बढ़ेगा, बात समझेंगे, कॉफी की कीमत बढ़ेगा तो क्या हुआ था, डिमांड, चाय का डिमांड क्या हुआ था, बढ़ा था ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कीमत वृद्धि हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसका डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, इसका डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, प्राइस सेम रहेगा, चाय का कीमत तो सेम है, लेकिन किसकी कीमत बदली है, अगले दूसरे वस्तु जिसका नाम है क्या, कॉफी, कॉफी का कीमत बढ़ा है, तो कॉफी का कीमत बढ़ा है तो आप देख रहे हैं जो चाय का डिमांड है वो यहां तक चला गया, लेकिन हमारा चाय का तो डिमांड लाइन ये है, लेकिन ये क्या होगा, वहां तक जाने के लिए इसका क्या होगा, इसका एक नया हमारा क्या होगा, एक नया डिमांड लाइन बन गया, एक नया डिमांड लाइन बन गया, यानी ये जो डिमांड था वो शिफ्ट होकर हमारा कहां, D1 तक चला गया, D1 तक चला गया, बात समझ में आया, यहां तक चला गया। तो ये हमारा जो मांग है ये Q1 तक चला आया, कैसे चला आया है, बिना इसके प्राइस बदले, इसका प्राइस नहीं बदला है, चाय का कीमत तो सेम रह गया, बदला किसका, कॉफी का कीमत बदला है, और इसका डिमांड क्या है, यहां तक आ गया, और कॉफी का भी कीमत क्या हुआ, बढ़ा है, बढ़ेगा तब जाके यहां आ गया, समझ में आया। एकदम यही चीज देखेंगे, अगर हम इसको यहां से ऐसे करके बना दें, अगर हम यहां पे इसको ऐसे करके बना दें तो क्या था, ये बढ़ रहा है कि नहीं, पहले चाय का जो डिमांड था ये वाला लाइन था, अब जो है यहां चला गया, यही बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं चाय की कीमत घटने पर, चाय की कीमत सेम रहेगा, आप कॉफी की कीमत घटने पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कीमत में कमी, किसकी कीमत में, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन। स्थानापन्न वस्तु का मतलब ये चाय वाला नहीं, बल्कि दूसरा जो इसका स्थानापन्न था क्या, कॉफी, कॉफी का कीमत अगर घटेगा, तो आप देख रहे हैं कॉफी का कीमत घट गया था तो चाय का डिमांड क्या था, चाय का डिमांड घट गया था, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अपने आप हमारा डिमांड घट जाने वाला है, ठीक है, अपने आप डिमांड हमारा घट जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये डिमांड घट के कहां आ जाएगा, Q1 तक आ जाएगा, और ये डिमांड लाइन हमारा नया बन जाएगा, D1 बन जाएगा, ठीक है, ये D1 बन जाएगा और ये D था, समझ में आया, एकदम सिंपल सी बात है। तो कीमत जब वृद्धि होगा स्थानापन्न वस्तु का, तो हमारा क्या होगा, कौन, डिमांड लाइन किधर शिफ्ट होगा, हमारा दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बात क्लियर है, डिमांड लाइन जो है दाएं तरफ शिफ्ट हो गया, यानी दाएं तरफ वो क्या होगा, घिसक जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा संबंधित वस्तु की कीमत में कमी होता है तो डिमांड लाइन क्या होता है, बाएं तरफ खिसक जाता है, बाएं तरफ खिसक जाता है, यानी कम हो जाता है, समझ में आया, यही पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पूरक वस्तु में, पूरक वस्तु में कीमत में परिवर्तन, तो इसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। जब पूरक वस्तु में कीमत में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हमने पेट्रोल रखा है, तो पेट्रोल का पूरक कौन है, कार है, कार है ना, तो कार की कीमत में जब परिवर्तन होगा तो पेट्रोल की मांग में कैसे परिवर्तन होगा, जबकि पेट्रोल का कीमत क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, हमारा इन सबका तो स्थिर कीमत रहेगा, पूरक वस्तु का बदलेगा कीमत, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना है समझेंगे, पूरक वस्तुओं में जब अगर कीमत की वृद्धि होती है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कार की कीमत बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पे देखें जैसे ही कार की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है पेट्रोल का, पेट्रोल का डिमांड कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये जो है कहाँ आ जाएगा, खिसक के इधर आ जाएगा, हमारा जो है डिमांड लाइन वो बाएं तरफ खिसकेगा, बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा Q1 पे चला जाएगा, और ये हमारा नया डिमांड लाइन D1 बनेगा, D से डिमांड लाइन जो है वो खिसक जाएगा, किधर, बाएं तरफ खिसक जाएगा, और जो है पेट्रोल की मांग क्या होगा, कम हो जाएगा, कब, जब कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये हमारा डिमांड लाइन खिसक गया, समझ में आया बढ़िया से। हमारा कीमत तो सेम है, जबकि नॉर्मली क्या होता है, कीमत परिवर्तित होने से मांग पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे किसकी कीमत परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे पूरक वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रहा है, और उससे यहाँ पे हम लोग प्रभाव देख रहे हैं, बात क्लियर, जैसे ये था वैसे ये है, लेकिन ये किससे मैच कर रहा है, इसके जरिए मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट संबंध होता है ना, दूसरी बात करते हैं हम लोग क्या, अगर कार की कीमत घट जाए, अगर कार की कीमत घट जाए तो क्या होगा, कार की कीमत घटेगी तो क्या होगा,
डिमांड बढ़ेगा ना, कार का डिमांड बढ़ेगा तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिमांड लाइन यहाँ पे आ जाएगा खिसक के, ये डी था, ठीक है, और हमारा जो है मांग बढ़ जाएगा कहाँ तक, Q1 तक चला जाएगा। समझ में आया, मांग जो है Q1 तक चला जाएगा, जबकि इसका पेट्रोल का कीमत सेम है, लेकिन पेट्रोल का मांग परिवर्तित हुआ, क्यों, क्योंकि कार की कीमत क्या हुआ, घट गया, कार की कीमत घट गया, इसलिए इसका भी मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिमांड लाइन क्या है, दाएं तरफ खिसक गया। समझ में आया। तो आज के क्लास में हम लोग को यही देखना था, बहुत अच्छे तरीके से समझना था, बढ़िया से आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, देखिए लाइव नहीं है तो इसलिए आप लोग का जो रिप्लाई है वो कमेंट में मिलता है, ठीक है, कमेंट में मिलता है, कमेंट देखने के बाद हमें पता चलता है कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगला वीडियो भी कुछ हद तक मिलता जुलता ही रहेगा, लेकिन वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग संबंधित वस्तु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दो प्रकार की वस्तु पढ़ेंगे, एक सामान्य वस्तु पढ़ेंगे, दूसरा निष्कृष्ट वस्तु यानी गिवन गुड्स पढ़ेंगे। इन दोनों में किस प्रकार से परिवर्तित मतलब प्रभाव पड़ता है मांग के नियम का, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो बस अभी के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा ज्ञान आश्रम फैमिली बढ़ेगा उतना ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।